गुज़श्ता कल सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया कि कोई भी सियासतदान अब ताहयात नाअहल नहीं हो सकता। और उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ साहब ने भी तिबले जंग बजा दिया है। इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। गुज़श्ता कल कुछ यूँ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से ये केस चल रहा था और मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में इसका जिक्र भी किया था और आपसे ये भी कहा था कि अब तक की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से और जो उनका ये 7 रुकनी बेंच था, जो बकिया जजेज़ हैं उनमें भी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब का नाम सर फहरिस्त था कि उनके भी जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी उन सब से ये तासुर मिल रहा था कि जजेज़ ताहयात नाअहली के इस सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। ये जो 62(1)(f आइन में दाखिल की गई थी शीख, और इसके अकॉर्डिंग ये होता था कि जो भी बंदा जनाब जो भी सियासतदान सियासत में हिस्सा लेगा उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले सादिक और अमीन होना चाहिए। तो उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर यही जो मयार आपने सियासतदानों के लिए बनाया है, क्या ये मयार अगर जजेस के लिए रखा जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी अदालत में कोई जज अपनी पोजीशन पर रह पाएगा? जिन आमलों ने ये कानून बनाया है क्या वो खुद भी इस कानून पर अमल पैरा थे? जो भी इस मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगता रहा, उनके कहने का मतलब ये था, तो जो भी डिक्टेटर आता रहा क्या वो सादिक और अमीन होता रहा अपनी ज़िंदगी के अंदर? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हल्फ ही यही उठाया होता है कि हम जनाब इस आइन और कानून की पासदारी करेंगे, इसके साथ हम मुखलिस रहेंगे, और मार्शल लॉ जो है वो आइन को तोड़ कर ही लगाया जाता है। तो बेसिकली बात यह है कि और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे। काजी फाइज ईसा साहब ने जब इस केस को टेकअप किया था तो इस पर सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कह दिया था जी कि जब ये कानून बनाया कब गया था, तो जब वकील साहब ने फरमाया कि ये कानून जनाब ज़िया-उल हक साहब के दौर में बना, तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया जी कि ये सदर ज़िया-उल हक के दौर में ये आइन में ये शिक डाली गई थी। तो तब काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा था कि जी मैं तो ज़िया-उल हक को सदर नहीं मानता, क्योंकि वो गैर आइनी तरीके से मुल्क पर मुसल्लत हुए थे, उन्होंने कब्ज़ा किया पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, वरना लोगों ने तो उनको वोट देकर जनाब उनका इंतखाब नहीं किया था, इसलिए मैं तो उनको सदर ही नहीं मानता। काजी फाइज ईसा साहब ने यहाँ तक कह दिया था। तो उसके बाद इन तमाम ऑब्जर्वेशंस के बाद ये बात तो तकरीबन वाज़ह थी कि क्या फ़ैसला आएगा। और जब ये फ़ैसला आया है उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब भी पहले तो जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक ही जलसा किया, उसके बाद बिल्कुल वो खामोश हो गए थे, जैसे मियाँ साहब को कोई सांप ही सूंघ गया हो, बिल्कुल बोलते चालते ही नहीं थे और बिल्कुल महदूद होकर रह गई थी उनकी सियासत। यहाँ तक कि जो लोग मुशाहिद हुसैन साहब जैसे कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो सदर बन जाएं। इधर से कोई उनको ये आइडियाज़ दे रहा था जी कि आप कुछ भी न बने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बना दें और मरीम नवाज़ के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब को आप वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को बना दीजिए। यहाँ तक बातें चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान में कड़ियों से कड़ियाँ ही मिलाई जाती हैं हमेशा, और उसके बाद एक मुकम्मल कहानी बना के आवाम के सामने रख दी जाती है जी कि आने वाला सिनेरियो इस तरह से होगा। और ये तमाम बातें कोई ऐसा भी नहीं कहता कि जी कोई इस तरह से आपको नहीं कहेगा कि ये उसकी अपना तज्ज़िया है, हमेशा इसी बेस पे बात की जाएगी। जो भी आपसे कहने वाला होगा वो यही बावर कराने की कोशिश करता रहता है जी कि उसको तो एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिए हैं ये तमाम मामलात, उसकी तो जनाब बड़ी सेटिंग है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और जिस किसी की भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जनाब पहुँच है पाकिस्तान में, वैसे वही क्रेडिबल सहाफ़ी भी है, उसी की इज़्ज़त है, उसी का वक़ार है जो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। यूँ तो वैसे ये बिल्कुल जर्नलिज़्म के ख़िलाफ़ है ये बात कि सहाफ़ी का काम होता है जनाब कि वो माशरे की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनको हाईलाइट करे, लेकिन यहाँ पर जो मखसूस इदारों का कारिंदा हो वो सबसे अच्छा सहाफ़ी होता है, फटेबाज होगा वो। हसन निसार साहब को देख लीजिए, बाकी भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं के जो बदमाश टाइप के लोग हैं, कोई ड्रिंक करके बैठा होगा, कोई किसी तरह, कोई किस तरह, और जनाब बैठ के ये पेशगोइयाँ कर रहे होते कि आज से 6 महीनों बाद फ़लाँ बंदा वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। वैसे कानूनन तो इन लोगों को भी मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर भी कोई केस चलने चाहिए, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आना चाहिए इन चीज़ों को भी। ये कहाँ की मंतक बनती है जी? एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है और कोई सहाफ़ी टीवी पर आकर बैठ कर ये बोले और 1.5 साल अभी एक हुकूमत बनी हुई नहीं, तो पाकिस्तान में जनाब सहाफ़ियों की ये तज़िये पेश हो रहे हैं जी कि आने वाली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की होगी और वो 1.5 साल तक चलेगी, उसके बाद मार्शल लॉ लग जाएगा या फिर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इस तरह की बातें अभी से लोग करना शुरू हो गए। क्यों 1.5 साल बाद हो सकता है जी कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का टाइम आ जाए और नवाज शरीफ साहब उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वो जनाब फिर नवाज शरीफ साहब को उखाड़ देंगे खुद से ही। मतलब आप ज़रूरी है कि जनाब आने वाला आर्मी चीफ जाने वाले आर्मी चीफ जैसा ही होगा, उसको भी 6 साल चाहिए होंगे या वो भी मार्शल लॉ लगाने का ख्वाहिशमंद होगा?
तो बात यह है कि यहाँ पर लोग बस माजी को देखकर फिर मुस्तकबिल प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते। खैर बात किसी और तरफ जा रही है। तो नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अब ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया जी कि 22 जनवरी के बाद जनाब वो इंतखाबी अमल में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएंगे। जनाब नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है उसमें वो हिस्सा लेंगे और बड़ी कोई हर यानी कि हर आते जाते दिन जनाब उन्होंने जलसे ही खड़काने अब। और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे नवाज शरीफ साहब और पूरी नून लीग उनके पीछे सीना तान के खड़ी है, बड़ी डट चुकी है नून लीग, वैसे पीछे ही खड़ी है, उनके साथ कोई नहीं। वो नवाज शरीफ साहब ने एक बार पहले भी ये इस बात का जिक्र किया था जी कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए तो मुझे लोगों ने कहा जी कि मियाँ जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब मैंने कदम बढ़ाया तो मुझे राइट लेफ्ट पे कोई भी नहीं दिखा था, पीछे भी कोई नहीं था, मुड़ के पीछे देखा पीछे भी कोई नहीं दिख रहा था। तो साथ वाली बात तो छोड़े, पीछे भी कोई नहीं आता फिर ऐसे मामलात में। तो हर पाकिस्तान की सियासत यही है। और मैं तो ये कहता हूँ जी कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो फैसला किया है बहुत लेट इलेक्शन कैंपेन करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। ऐसा ही होना चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि हर बंदे को पता है जनाब इधर क्या हुआ। बेनज़ीर साहिबा आई, वो वज़ीर आज़म बन जाती, बहुत पॉपुलर लीडर थी उस वक्त वो पाकिस्तान की, क्या हुआ उनके साथ जनाब लियाकत बाग में। और कोई भी आपका जो अच्छा लीडर था पाकिस्तान के अंदर उसका क्या असर होता रहा। जो भी जिस बंदे ने भी सियासत में अपना नाम बनाया उसका अंजाम आप हमेशा देखें तो कोई काबिल ज़िक्र अंजाम नहीं है वो, या उस पर हम फ़ख्र नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क का ये बहुत आला किस्म का लीडर था तो उसने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी। हम इन चीज़ों का जिक्र नहीं कर सकते किसी महज़ब कौम के सामने बैठ कर, महज़ब लोगों में बैठ कर हम अपने मुल्क का जनाब उन अच्छे लीडरों का अंजाम तक बयान नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ साहब ने सही किया है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती क्या ज़रूरत है जी इलेक्शन कैंपेन करने की। बाकी जलसे जुलूस बिलावल साहब ने करके तो लाहौर की गलियों में कालीनें बिछा के तो कौन सा कश्मीर फतह कर लिया जाकर उन्होंने। तो क्या ज़रूरत पड़ी है जनाब यहाँ पर आप इतने महीने पहले से कैंपेन करना शुरू कर दें, जैसे आवाम के वोट से ही कोई मुंतखब होने वाला है इस मुल्क में। आज तक कौन हुआ है वैसे? कोई एक नाम मुझे बता दे, कोई एक इलेक्शन बता दीजिए कि जिसमें जनाब धांधली का शोर ना मचा हो, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के रोने ना रोए गए हूँ। पाकिस्तान का माजी, पाकिस्तान की 76 साल तारीख ऐसे ही हादसात से जो है वो भरी पड़ी है कि यहाँ पर किसी ने भी आज तक हारने वाले ने कभी भी इलेक्शन नहीं माना और जीतने वाले ने हमेशा ये कहा कि वो जनाब 100% ऑनेस्ट वोटों के साथ ही वो 100% जो है वो वोटिंग के ज़रिए ही उस मुकाम तक पहुंचा। उसने कहीं पे कोई धांधली नहीं की, कोई डील नहीं की। और ये सभी जानते हैं कि हमेशा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म डील के थ्रू ही बनता है वज़ीर आज़म, ऐसे कोई नहीं बन सकता। पहले आपको सिस्टम के आगे झुकना पड़ेगा, सिस्टम की माननी पड़ेगी। बहरहाल जी वीडियो का टाइम पूरा हो गया। आखिर में यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि 8 फरवरी को इलेक्शंस ज़रूर होंगे और वज़ीर आज़म अब तक की जो जितनी भी कैलकुलेशन वोटिंग की गई है या आगे पीछे से डील डूल को भी अगर आप देख लें तो तमाम मामलात का जायज़ा लेकर ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि आने वाले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।